वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 22 सितंबर 2021 और 22 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में राजधानी पटना किस स्थान पर है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। यहाँ पर जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी चीज़ों को याद रखने में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो मैंने आपका राइट आंसर बताया था ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजधानी पटना इस मामले में तीसरे स्थान पर है। जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले स्थान पर इस मामले में यानी कि एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पहले स्थान पर है और हैदराबाद दूसरे स्थान पर है। जो कि ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये एनसीआरबी के द्वारा जारी किया गया था। ये तमाम चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग जरूर लिखिए। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के बांका जिले में रोपवे का उद्घाटन हुआ है। बताएं कि निम्न में से किस वर्ष इसका शिलान्यास किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा। अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट चीज़ों को ऐड किया, आप लोग इसे समझिए और देखिए। तो हाल ही में 21 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के दूसरे रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किया है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि मंदार रोपवे जो कि बिहार के बांका जिले में है ये राज्य का यानी कि बिहार का दूसरा रोपवे है। अगर हम बात करें पहले रोपवे की तो पहले रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में राजगीर में किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आगे लिखा कि मंदार रोपवे का शिलान्यास 20 जनवरी 2014 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी चर्चे में है। बिहार के लिए ये सब चीज बहुत ज्यादा नया है तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सारी चीजें किया जा रहा है तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। ये सारी चीजों को आप लोग यहाँ पर याद रखिए। तो 20 जनवरी 2014 को इसका शिलान्यास किया गया था मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि जबकि नवंबर 2017 में इसका निर्माण कार्य आरंभ किया गया था। हालांकि शिलान्यास भले ही 2014 में हुआ था लेकिन 3 वर्ष के बाद लगभग 3 वर्ष के बाद ये 2017 में इसका मतलब कि निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे ये थे नीतीश कुमार। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉइंट को ऐड किया कि इस रोपवे को 9 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि से तैयार किया गया है। और यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार ने 18 एकड़ भूमि पर मंदार जैव विविधता पार्क का भी शिलान्यास किया 21 सितंबर को। और साथ ही यहाँ पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाले आइलैंड के मॉडल का शिलान्यास भी किए। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। नीतीश कुमार से संबंधित कई सारे बिहार करंट अफेयर्स वाले जो प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे मैंने आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बताए। आप लोग सभी को नोट डाउन कीजिए और सभी को पढ़िए। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रोजाना ये चैनल पे अपलोड होता है तो यहाँ पर आप इसको फॉलो करके सारे करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। प्रीवियस जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं जनवरी से लेकर अब तक सारे वीडियो को मैंने अपलोड किया है और वो प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाके सारे वीडियो को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनवरी से लेकर के अगस्त तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक है। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार के बारे में हम लोग कुछ चीजें जो ब्रीफ जानकारी है बिहार से संबंधित वो सारी चीजों को देख लेते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो भारत वाले मैप में अगर हम बात करें तो ये बिहार की स्थिति है। सबसे जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार की चौहद्दी क्या है। तो अगर हम बात करें बिहार की चौहद्दी की तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और अगर हम बात करें बिहार राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो बिहार राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश के साथ साझा होती है जो कि है नेपाल। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना और राज्यपाल वर्तमान में है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये ध्यान रखिए। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा और जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जब तक 2021 वाला जनगणना समाप्त नहीं हो जाता है, जब तक 2021 के जनगणना का आंकड़ा आपके सामने नहीं आ जाता है तब तक 2011 वाला जो जनगणना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित प्रश्न तो सभी को आप लोग याद रखना। और वैसे भी अभी ये मतलब कि अंतिम समय है 2021 वाला जनगणना होना, कुछ कोरोना के कारण इसमें देरी हो रही है। तो ऐसे समय में जनगणना से प्रश्न बनना एकदम से स्वाभाविक है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे।
अब यहाँ पे हमारा अगला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जब बात करें बिहार की, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का बंटवारा हुआ था, तो उस समय झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था, संपूर्ण भूभाग का 54% बिहार के हिस्से में रहा था और 46% से झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी, ये भी ध्यान रखिए। और प्रथम राजभाषा अगर हम बात करें बिहार की, तो हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू। और बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य जाट, जाटिन, कजारी, फनवारिया और विदेशिया बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लघु उद्योग भारती का अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्र प्रसाद सिंह को भी हाल ही में लघु उद्योग भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पटना कंकड़बाग में फैंटेसी क्लब में लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश की वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ। ये आपको ध्यान रखना, यह भी हाल ही में कंकड़बाग के फैंटेसी क्लब में ये लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश का वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ था। और यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि जिसमें रविंद्र प्रसाद सिंह को अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। रविंद्र प्रसाद सिंह को अगले 2 साल के लिए ये लघु उद्योग भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि जबकि सुमन शेखर को प्रदेश महामंत्री और कैलाश जलान को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को और ऐड किया है कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री है। अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कब पटना जिला दूरसंचार की ओर से टेलीफोन अदालत लगाई जाएगी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 सितंबर को टेलीफोन अदालत लगाई जाएगी। ये एक यूनिक प्रश्न है, तो आपको इसे याद रखना है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि बिहार में 29 सितंबर को टेलीफोन अदालत लगाई जाएगी और इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई के लिए वादों या फिर समस्याओं, सेवा संबंधित वाद, लंबित विपत्र यानी कि पेंडिंग बिल्स का निपटारा और गलत बिलिंग की समस्याओं का निवारण किया जाएगा। आपको याद रखना है कि टेलीफोन अदालत के माध्यम से ये सारी चीजें की जाएगी, जिसकी जो तिथि निर्धारित की गई है 29 सितंबर निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी जानकारी और दे दूं कि 29 सितंबर को यह टेलीफोन अदालत 3 जगहों पर आयोजित की जाएगी। ये 3 जगह कौन कौन से यहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें राजस्व शाखा टेलीफोन भवन आर ब्लॉक पटना, और दूसरा दूरभाष केंद्र चंदवा मोड़ आरा, और तीसरा दूरभाष केंद्र भैंसापुर बिहार शरीफ। ये 3 जगहों पर ये मतलब कि टेलीफोन अदालत लगाई जाएगी 29 सितंबर को। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसके लिए एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर लॉन्च किया गया। हालांकि यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी को इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पर इसे लिख दिया है, फोन नंबर को इसमें ऐड नहीं किया है। आपको ध्यान रखना ये एक ऑप्शनल है आपके लिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी पर्पज से यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास भी कोई समस्या हो तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न होगा कि हाल ही में कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने निम्नलिखित में से किसी योजना की शुरुआत की है। तो कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी हाल ही में स्पिन नामक एक योजना की शुरुआत की गई है, SPIN, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में स्पिन अर्थात स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की क्षमता को मजबूत करना नामक योजना की शुरुआत की है। आप यहाँ पर शॉर्ट में याद रखिए, स्पिन नामक योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है। ये कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखिए। देखिए यहाँ पर मैंने इसके उद्देश्य के बारे में लिखा है कि इसका उद्देश्य स्थानीय स्वरोजगार का निर्माण करके सतत विकास करना, और साथ ही इस योजना के तहत मतलब कि यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग कुम्हारों को बैंकों से आसान किस्त प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, मतलब कि कुम्हारों को ये खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से बैंकों से आसान किस्त प्राप्त करने में सुविधा प्रदान किया जाएगा, और साथ ही साथ इससे मतलब कह सकते हैं ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार को विकसित किया जाएगा और इसको मतलब कि इसका विकास होगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में ये मतलब कि योजना को शुरू किया गया, जिसका नाम है स्पिन। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया जो कुम्हारों की उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। ये सारी मतलब कि इसकी मतलब कि कह सकते हैं उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसे शुरू किया गया है।
तो आप यहाँ से ये सारी संबंधित जानकारी याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में जबलपुर मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में ये उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण अर्थात उज्ज्वला योजना 2.0 का उद्घाटन किया है। अब आपको यहां पर आगे बता दूं कि जबकि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी कि उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की थी। और ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको उस वक्त भी दिया था जिस वक्त मतलब कि 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उत्तर प्रदेश से इसका मतलब कि दूसरा चरण का शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश के महोबा से। ये भी आपको यहाँ से याद रखना। अभी हाल ही में ये मध्य प्रदेश से जो शुरू किया गया मध्य प्रदेश के जबलपुर से, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका मतलब कि उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने उज्ज्वला योजना के बारे में लिखा है कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिला को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में ऐड किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको कुछ याद रखने लायक चीज है, जैसे कि अगर हम बात करें पहले चरण की, तो पहली बार जो 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी तो इसे उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। लेकिन दूसरी चरण की यानी कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की, तो इसका भी उद्घाटन जो किया गया था ये उत्तर प्रदेश से ही किया गया था। हालांकि बस अंतर यह है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के महोबा से ही शुरू किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे चरण के अंतर्गत अभी हाल ही में मतलब कि महोबा के बाद अब यहाँ पर जबलपुर में यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये सारे डिफरेंसेस है जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। प्रश्न में आपको कहीं भी किसी भी तरह से फंसाया जा सकता है। तो ये कंप्लीट जानकारी जब आप याद रखेंगे, चीजों को चेन बना के याद रखेंगे, एक दूसरे को आपस में जोड़ेंगे, तो आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। ये सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये तमाम पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ऐसे में आप देरी नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर के अयान शंकथा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में नामित किया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये किस शहर के रहने वाले हैं, तो ये मुंबई के हैं। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 12 वर्षीय ये लड़का है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं दे दूं कि हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान शंकथा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में नामित किया गया। ये अभी हाल ही में इनका नॉमिनेशन हुआ इसके लिए। अब आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं। आप जो यहाँ पर इस इमेज में इधर वाले जो देख रहे हैं यही है अयान शंकथा, जो कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के लिए नामित किया गया और ये महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि उन्हें पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आयु समूह 18 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार दिया गया है। कुछ दिन पहले का ये न्यूज है और अब हाल ही में अब यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक है। यानी कि पूरे विश्व के 25 मतलब कि विजेताओं को इसमें शामिल किया गया और इनमें से एक को ये अवार्ड दिया जाएगा। यानी कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 का खिताब दिया जाएगा और इनमें से ये भी शामिल है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है पवई झील। यहाँ पे हम लोग पवई झील की चर्चा कर रहे थे। तो पवई झील मुंबई में स्थित एक मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे मीठे पानी की झील की चर्चा हुई तो एक प्रश्न मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है जो कि आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है वुलर झील। आप लोग ये नाम से परिचित होंगे, आपको ध्यान रखना है वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट करके ये बताना है कि वुलर झील भारत के किस राज्य में है। आप लोग कमेंट करके लिखिए और चाहे तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में विस्तार से हमें चीजों को बता सकते हैं। अब यहां पर चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदु मल्होत्रा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है इंदु मल्होत्रा और वे 65 वर्ष की है और उनकी नियुक्ति अगले 1 साल की अवधि के लिए किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का वर्तमान अध्यक्ष रोहन जेटली। तो ये सारे संबंधित चीजों को आप लोग यहाँ से याद रखिए। अब चलते हैं यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे।
हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा माई गवर्नमेंट इंडिया, यानी कि माई जीओवी इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए हाल ही में प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना ये अभी हाल ही में, ये मतलब कि स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इसे लॉन्च क्यों किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। कोई भी जो योजना लॉन्च होती है उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है वो आपके लिए जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में उसे ऐड किया है। तो इस प्लेनेटेरियम चैलेंज को भारत से बाहर स्थित टेक फर्मों और स्टार्टअप को एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ये वाला पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए माई जीओवी पोर्टल की बात आई है, तो माई जीओवी क्या है इस पर हम लोग यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को ऐड किया है, उसे देख लेते हैं। तो माई गवर्नमेंट भारत सरकार का एक पोर्टल है। माई जीओवी इसे मतलब शॉर्ट में कहा जाता है। माई जीओवी भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका शुभारंभ 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बांटने के माध्यम के रूप में कार्य करना है, हाथ बटाने के माध्यम के रूप में कार्य करना। इसी उद्देश्य के साथ 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अब यहाँ पर हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में अपने सहायता मिशन को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न को देखते ही आपके माइंड में इसका आंसर क्लिक हो रहा होगा। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान। अब आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपने सहायता मिशन का कार्यकाल और 6 माह बढ़ा दिया है, यानी कि इसमें 6 माह की वृद्धि की गई और ये इस पूरे साल को कवर करेगा, यानी कि 2021 को ये कवर करेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है और तालिबान से समावेशी सरकार बनाने की अपील की गई है और इस संबंध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से समावेशी सरकार बनाने की अपील भी की है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था बहुत सारे प्रश्न जो कि तालिबान और अफगानिस्तान से संबंधित है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तालिबान ने अभी हाल ही में लगभग 20 वर्षों के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा किया। और आपको ये भी याद रखना है अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे ये थे अशरफ गनी, जो कि देश को छोड़ के फरार हो गए। और आपको ये सारी संबंधित जानकारी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, विदेश मंत्री कौन है, ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको डेली मतलब कि करंट अफेयर्स के सीरीज के अंतर्गत वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ से आप रेगुलर कर वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ों से आप हमेशा अपडेट रहेंगे। इस चैनल की खास बात यहाँ पर यह है कि आपको सभी चीज़ें मैं आपको विस्तृत जानकारी के साथ बताता हूँ। आपको दोबारा कहीं से भी किसी भी कोई भी बड़े चैनल पे आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम चीज़ें जो होती है वो विस्तृत तौर पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप एग्जाम में एक ही चैनल को पढ़ के आप बेहतर तरीके से मतलब कि स्कोर कर पाएं। यही उद्देश्य के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर लगे आपको वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और ये ध्यान रखिए ये चैनल आप ही के लिए और आपको ये फर्ज बनता है कि इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं बोलते बोलते अलग ट्रैक को पकड़ लिया। अब सीधे हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, इसको पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रस्ताव में अभी जो मैंने बताया अभी इस संबंध में तालिबान के समक्ष एक मतलब कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पेश किया गया है। तो इस प्रस्ताव में सभी अफगान और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से संयुक्त राष्ट्र से जुड़े लोगों की अफगानिस्तान में सुरक्षा और मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ पर याद रखें। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है ये एंटोनियो गुटेरस हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है, एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के भी महासचिव हैं वर्तमान में। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए बायजूस के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले ये आप ध्यान रखेगा। तो अभी हाल ही में जो समझौता किया गया ये नीति आयोग के द्वारा किया गया बायजूस के साथ मिलकर के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीकी संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए बायजूस के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया। और बायजूस की अगर बात है तो बायजूस जो है ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन लर्निंग माध्यम है। तो इसी के साथ अभी हाल ही में ये मतलब कि नीति आयोग मतलब मिलकर संयुक्त रूप से ये समझौता किया है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। अभी हाल ही में नीति आयोग ने बायजूस के साथ समझौता किया है, जो कि 112 आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों के लिए है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट मैंने ऐड किया कि इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को बायजूस कंपनी के प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज मुफ्त उपलब्ध होंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को बिना किसी शुल्क या फिर बिना शुल्क या फिर बहुत कम शुल्क के पूरक शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है। यही इस मतलब की कह सकते हैं, यह समझौता का यही मतलब कि उद्देश्य है, बिना कम शुल्क के मतलब ये सारी चीजें उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब देखिए चर्चा हो रही है यहाँ पर नीति आयोग की। तो नीति आयोग जो है बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से कई बार प्रश्न आपके पूछे गए हैं। रिसेंटली अगर आप देखें जब से गठन हुआ नीति आयोग का, तब से अक्सर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का सबसे पहले जो स्थापना किया गया था, सबसे पहले ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, नीति आयोग का जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि योजना आयोग जिसकी स्थापना जो हुई थी ये 1950 में हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे शुरू किया गया था। लेकिन उसी के स्थान पर यानी कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम को बदलते हुए इसे नीति आयोग नाम दिया। यानी कि कह सकते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह योजना आयोग में भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए ये सारे संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO की विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेफाली जुनेजा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इस प्रकार वह इस समिति की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा की समिति का अध्यक्ष बनने वाले ये भारत की पहली महिला है। इनका नाम याद रखिए, शेफाली जुनेजा इनका नाम है। और यहाँ भी मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि इससे पहले शेफाली जुनेजा 2012 से वर्ष 2019 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। और वे 1992 बैच की भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है। तो ये सारी संबंधित जानकारी शेफाली जुनेजा से संबंधित यहाँ से याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 18 सितंबर 2021 को मनाया गया है? अब यहाँ पर इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए भी इस प्रश्न में छुपा हुआ है। आपको बताना है कौन सा दिवस 18 सितंबर 2021 को मनाया गया है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और विश्व बांस दिवस। ये सारे दिवस 18 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना 3 ऑप्शन जब हमारा सही हो तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और 2021 में यह दिन 18 सितंबर को पड़ रहा है या फिर पड़ा है। आपको ध्यान रखने के प्रत्येक मतलब वर्ष के सितंबर के मतलब तीसरे शनिवार में ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का जो विषय है ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं, यानी कि कीप ट्रांस इन द बिन एंड नोट इन द ओशियन। ये इसका थीम है 2021 का अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को और ऐड किया है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं। ये भी प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस भी मनाया जाता है। और ओजोन दिवस जो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, ये प्रत्येक मतलब कि सितंबर की 16 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे बांस की चर्चा हुई तो बांस के बारे में एक बार ये बिहार में किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, हालांकि वे मुझे याद नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैंने हालांकि क्वेश्चन बैंक में प्रश्न देखा था, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये पॉइंट को भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर बांस के बारे में मैंने 2 पॉइंट ऐड किया है, 1 और 2। तो बांस पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाली काष्ठीय पौधा, ये ना तो पेड़ है ना फिर या फिर पूर्ण रूप से पौधा, ये आपको ध्यान रखना है, ये काष्ठीय पौधा सबसे पहले यही आप यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसके बढ़ने की अगर हम रफ्तार की बात करें तो औसतन 121 सेंटीमीटर या फिर अगर हम इंच में बात करें तो 47.63 इंच तक होती है, यानी कि 24 घंटे में यानी कि एक दिन में औसतन जो इसकी वृद्धि होती है 121 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। ये यहाँ से आप लोग याद रखिए।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य से 6 शहरों को बिहार लाया गया है। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आप इस बारे में लिखें, और आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में तमाम चीज़ों को डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं, यहाँ पर जो आप इस व्हाट्सअप नंबर को देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर मैसेज करना है। आपको कुछ डेमो PDF मिलेंगे, 6 से 7 डेमो PDF। उसके बाद आप उसे देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। आपको मतलब उसके बाद ही निर्धारित करना है कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। और यहाँ पर आइए जानते हैं आगे कि आपको इस पेड ग्रुप के तहत मिलेगा क्या क्या। तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PDF है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का PDF, ये सारे और भी छोटे छोटे PDF है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जी के अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वीं बीपीएससी आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।